हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस एसएसटी का ऑफिशियल सैम्पल पेपर, जिसका सेक्शन बी हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड। ठीक है, चलिए आपको बताएंगे कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। एनालाइज एनी टू फैक्टर्स दैट वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। ठीक है, आपको एनालाइज करना है, दो फैक्टर को आपको एनालाइज करना है। ठीक है, ये कौन से दो फैक्टर थे जो रिस्पॉन्सिबल थे ग्रेट डिप्रेशन के लिए अमेरिका में, जो कि 1929 में इवेंट हुआ था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको दिया गया। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट आपको आंसर करना है। ठीक है, जो 2 पॉइंट आपको अच्छा लगेगा उसी को आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम एंड इट वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। देखिए ग्रेट डिप्रेशन में होता क्या है, ठीक है, जब महामंदी होता है, ठीक है, दुनिया में, तो उससे क्या होता है, जो प्राइसेस होता है, ठीक है, चीज़ों की जो कीमत होती है, ठीक है, प्रोडक्ट का, ठीक है, गुड्स का, सर्विसेज का, ठीक है, उसका जो दाम होता है, ठीक है, वो गिरना स्टार्ट करता है, फॉलिंग डाउन होता है। ठीक है, नीचे एकदम गिर जाता है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन उस चीज़ का दाम क्या हो रहा है, और गिरते चला जा रहा है। तो ऐसा में क्या होगा, अगर किसान प्रोडक्शन भी कर रहा है लेकिन उसका सही कीमत नहीं मिल रहा होगा तो क्या उसको फ़ायदा होगा? नहीं ना। तो क्यों प्रोडक्शन करना चाहेगा जब उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है? तो यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो यही वजह यहाँ पर था। तो इसीलिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम एंड इट वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। ठीक है, और यही क्या हुआ, स्थिति बहुत ख़राब हो गया जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का दाम लगातार घट रहा था, तो किसान लोग परेशान हो गया। तो फ्रेंड ये था हम लोग का ग्रेट डिप्रेशन का पहला फैक्टर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर पर हम लोग चर्चा करते हैं। एज प्राइसेस स्लम्प्ड एंड एग्रीकल्चरल इनकम्स डिक्लाइन, फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट बट इट पुश डाउन प्राइसेस। दोस्तों यहाँ लॉजिक समझिएगा। ठीक है, देखो प्राइस लगातार गिर रहा था, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है जो इनकम होगा वो भी गिरेगा। अब इनकम गिर रहा है तो किसान ट्राई करता है कि उसका अपना जो प्रोडक्शन उसको स्पेंड करना, ठीक है, उसको बढ़ाना चाहता है, लेकिन मार्केट में उसका जो वैल्यू है, प्राइस जो है लगातार गिर रहा है। तो अगर ये इसको बढ़ाना भी चाहेगा, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा पाएगा, क्योंकि उसका इनकम कम हो जा रहा है। यही होता है मंदी। मंदी क्या करता है, लोगों के इनकम खा जाता है। इनकम खा जाने से अगर वो प्रोडक्शन करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कैपिटल है ही नहीं। तो यही स्थिति होता है ग्रेट डिप्रेशन का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन द मिड 1920 मेनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। इट वॉज एक्सट्रीमली ईजी टू रेज लोन्स इन द यूएस व्हेन द गोइंग वॉज गुड। अगर हम पीरियड की बात करें मिड 1920 में, ठीक है, बहुत से जो कंट्रीज़ थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए यूएस से लोन लेती है। ठीक है, और ये काफ़ी इजी होता है लोन लेना यूएस में, क्योंकि जिस समय स्थिति ठीक होता था, जब जिसमें ग्रेट डिप्रेशन नहीं था ना, उस समय लोन लेना बहुत आसान होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है ग्रेट डिप्रेशन में, ठीक है, जो बैंक होता है, ठीक है, बैंक हो गया या जो इंस्टीट्यूशंस होता है, ठीक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उन लोग हो जाते हैं इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाता है। यानी वो लोन ना देने के लायक रह गया या जो कर्ज लिया है उसको चुकाने के लायक भी नहीं रह पाते हैं। तो ये स्थिति हो गया था अमेरिका में। अगला पॉइंट देखिएगा। बट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 कंट्रीज दैट डिपेंडेंट क्रुशियली ऑन यूएस लोन फेस्ड ऑन एक्यूट क्राइसिस। तो लेकिन आप देखोगे 1928 में अगर बात करेंगे तो जो कंट्रीज थे, ठीक है, टोटली डिपेंडेंट हो गया था किस पे, यूएस लोन पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था। चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं। द विथड्रॉवल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे इन यूरोप। इट लेड टू द फेलियर ऑफ स्मॉल मेजर बैंक्स एंड द कोलैप्स ऑफ करेंसीज सच एज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। देखो होता क्या है, जब इस प्रकार से जब लोन
उन लोग उधार ले रहे थे, ठीक है, विथड्रॉवल कर रहे थे, निकाल रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था, ठीक है, यूरोप में, ठीक है, डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा था। मतलब वहाँ पर स्मॉल जो मेजर बैंक थे, ठीक है, वो कोलैप्स कर गया, ठीक है। करेंसी जैसे कि आपका जो मेन था ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, वो भी डाउन हो गया, ठीक है, बर्बाद हो गया। तो ये सब इफेक्ट किसका था, ग्रेट डिप्रेशन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मेंशन द प्रोविजंस, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेक्युलर कंट्री। याद रखिएगा सेक्युलर कंट्री, ठीक है। चलिए पॉइंट हम देखते हैं आपको। देयर इज नो ऑफिशियल रीजन फॉर द इंडियन स्टेट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका परफेक्ट आंसर भी, ठीक है। देखिएगा, देखिए समझिएगा, हमारे संविधान में, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि हमारा कोई एक धर्म होगा, ठीक है, ऑफिशियल धर्म होगा। कोई ऐसा नहीं बात लिखा गया है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी मेंशन नहीं है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम किसी एक धर्म को जोड़ देंगे, एक धर्म पर बल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पहला पॉइंट देना है। सेकंड देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। मतलब हम लोग का जो संविधान है, ठीक है, सभी व्यक्तियों को, जो सभी कम्युनिटीज़ है, ठीक है, उसको ये आज़ादी दिया गया है। तो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, और उसमें कोई दबाव नहीं होगा कि किसको फॉलो करेगा या किसको नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। वो उसके मर्जी ऊपर है, जिसको फॉलो करना चाहेगा वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और हम लोग जो संविधान है ये सख्त मना करता है, ठीक है, कि धर्म के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है। ये बिल्कुल सख्त मना है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, सख्त मना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। और इसी बीच संविधान स्टेट को ये अलाउ करता है कि जब भी धर्म को लेकर कोई बात होती है तो उसमें आप इंटरवीन कर सकते हो, ठीक है। और ये इंश्योर करा सकते हो कि देखो सभी कम्युनिटीज़ के बीच में रिलीजियस इक्वालिटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सजेस्ट एनी टू वे टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, प्रमोट करना है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लोगों को, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे आपका सन हो गया, ठीक है, इन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पे, ठीक है, जो ख़त्म हो सकता है। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये सब ख़त्म हो सकता है, ठीक है। सीएनजी हो गया, ये सब क्या है हम लोग का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, एक नए दिन ख़त्म हो जाएगा। कोयला हो गया, ये सब क्या है, ये हम लोग का एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। इन पर फोकस नहीं करना है हमको, ठीक है, इसको बचा कर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हैव टू एडॉप्ट कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसका ख़त्म हो सकता है। तो इनके प्रति मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि हमको कम से कम इसका यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अपने जनरेशन के लिए बचा कर रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हम लोग को सोच रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा अप्रोच रखना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, ठीक है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। अगला पॉइंट है, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। दोस्तों कई बार होता है, आप घर में देखोगे, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, ठीक है, फिर भी हम लोग का जो बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, ठीक है, या फ़ैन वगैरह चलते रहता है,
तो इस बात का ध्यान रखना है हमको बंद कर देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग एनर्जी बचाएंगे तभी देश एनर्जी बचा पाएगा, ठीक है, ऐसा आपको सोच रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, ठीक है, आपको पावर सेविंग डिवाइस यूज़ करना है जिससे पावर कम से कम खर्चा हो, ठीक है। यूज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना है आपको, ठीक है, यानी कि आपको जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना उसको यूज़ करना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो आपका एनर्जी सोर्सेस है उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना, ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट देखिएगा, सजेस्ट एनी 2 वेज टू इम्प्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। आपको यहाँ सजेस्ट करना है 2 तरीके, ठीक है, जिससे आपका जो सोलर एनर्जी आप यूज़ करते हो उसको ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। देखिएगा, पहला, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल। आप देखे होंगे सोलर पैनल जो होता है, ठीक है, अगर इसी के कॉस्ट ज़्यादा होगा तो लोग क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ को कि जो हम सोलर पैनल बना रहे हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, उस पर लागत जो है ना खर्च कम से कम आना चाहिए। अगर लागत कम होगा तो अधिक से अधिक लोग उस पर ध्यान देंगे, अधिक से अधिक लोग उसका यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कॉस्ट कम से कम करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू कम से कम बनाना पड़ेगा, ठीक है, उन चीज़ों को। अगला पॉइंट देखिएगा, यूज़ ऑफ एफिशिएंट सोलर पैनल मॉडल्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो सोलर पैनल मॉडल है, ठीक है, उसको एफिशिएंट बनाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, ताकि जैसे मान लिया सन है, ठीक है, ये सनलाइट है, तो ऐसा बनाएंगे कि इस सनलाइट का 90%, ठीक है, 90% एनर्जी को ये कंजर्व कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बना दिए और ये मात्र 16% क्या कर रहा है, एनर्जी को लेके आ रहा है, जबकि इसका एफिशिएंट होना चाहिए 90%। तो ऐसा हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, एफिशिएंट बनाना पड़ेगा ताकि इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, ठीक है, कि देखो हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे कोयला का, ठीक है, फिर पेट्रोल यूज़ करोगे तो ये भविष्य में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बताना पड़ेगा लोगों को, ख़त्म हो जाएगा तो बाकी जो आने वाला जो जनरेशन है क्या यूज़ करेगा, ठीक है, कैसे इसको लोग इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो समझाना पड़ेगा लोगों में, हम लोग को ये अवेयरनेस देना होगा, ये एजुकेशन देना होगा, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर पाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा कर पाएंगे और हम बचा पाएंगे जो रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं भविष्य में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब हम बना तो दिए, ठीक है, सोलर पैनल, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन जो होता अगर टफ़ है तब दिक्कत हो जाएगा, तो हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बहुत ईजी होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बाय पैनल्स विथ हाई कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक सेल्स, यानी कि इसमें अधिक से अधिक एनर्जी कंजर्व करने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा हमको बनाना पड़ेगा CPV, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक सेल्स को। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स इन शेडेड एरिया, ठीक है। अब हम मान लिए सोलर पैनल को लगा देंगे कहाँ पर, जहाँ पर छाया है, ठीक है, जहाँ कभी धूप नहीं रहता है वहाँ लगा देंगे, तो एफिशिएंट कैसे बन पाएगा, ना ज़्यादा एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ऐसा में नुकसान होगा। इसीलिए क्या करना चाहिए हम लोग को, इस सोलर पैनल को जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, इन व्हाट वे गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, यानी जो सरकार जो है, ठीक है, वो रूरल सेक्टर में, ठीक है, जो गांव देहात के इलाका है, ठीक है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकता है, किस तरीके से बढ़ा सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग आंसर का, बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स। तो जहाँ पर गांव देहात इलाका है ना वहाँ पर क्या करना चाहिए, सरकार को मेगा प्रोजेक्ट चालू करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि वो डैम बनवा सकता है, ठीक है, और कैनाल नहर वगैरह बना सकता है। इससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो लोगों का कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, और कंजप्शन बढ़ने से इसका लाइफ स्टाइल क्या होगा, सुधर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सरकार को करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग टर्सरी फैसिलिटीज़ इन एरिया। जो गांव देहात के इलाका है ना वहाँ पर टर्सरी फैसिलिटीज़ शुरू करना चाहिए, ठीक है, जैसे आपका हो गया लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, इस सब को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, मुर्गी पालन हो गया,
ठीक है, ये सब करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज़। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार को ये काम करना चाहिए जहाँ पर सेमी रूरल एरियाज़ है, मतलब कि आधा शहरी लोग हैं आधा देहाती लोग, ठीक है, वैसे क्षेत्र में, ठीक है, सरकार को चिन्हित करना होगा कि कहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ या सर्विसेज खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे जगहों में क्या होगा ना, दोनों को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, गाँव वाला भी इसमें फ़ायदा उठाएगा और जो शहरी वाला लोग है ना इसमें भी फ़ायदा उठाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक पोटैटो, स्वीट एंड पोटैटो, ठीक है। देखिएगा, तो सरकार को ऐसे इंडस्ट्री सेटअप करना होगा, ठीक है, जिसमें जो वेजिटेबल का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोसेस होता हो, जैसे पोटैटो का, स्वीट पोटैटो का, ठीक है, इससे क्या होगा, किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, और उनका रोज़गार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, उसका कंजप्शन बढ़ेगा। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग को है बाय प्रोमोटिंग टूरिज्म, सरकार को टूरिज्म में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री पर ध्यान देना होगा। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग का है बाय प्रोमोटिंग टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ और न्यू सर्विसेज लाइक IT, सरकार को इन क्षेत्रों में से टूरिज़्म हो गया, बहुत अच्छा क्षेत्र है, ठीक है, और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, और न्यू सर्विसेज लाइक IT में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रोज़गार बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों को, इन सब क्षेत्रों पर सरकार को ध्यान देना होगा, तभी जाके जो गांव वाला है, ठीक है, जो रूरल एरिया में जो रहते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा रोज़गार पहुंच पाएगा और वे लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे और उनका जीवन स्तर भी क्या होगा, ज़्यादा ऊंचा हो पाएगा। तो फ्रेंड ये था, ऐसे हमको आंसर करना है, ठीक है।